हेलो फ्रेंड्स, अगला हमारा टॉपिक है विकेंद्रीयकरण और केंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। छोटी संस्थाओं के अतिरिक्त पूर्ण केंद्रीयकरण व्यवहारिक नहीं है, केंद्रीकरण व्यवहारिक नहीं है और पूर्ण विकेंद्रीकरण प्राय कभी अस्तित्व में नहीं होता। किससे संबंधित है? आपका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से। आगे हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब कोई उच्च अधिकारी, ऊपर काम करने वाला अधिकारी अपने अधीन जो काम कर रहे कर्मचारी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का क्या करता है? अर्पण करता है, यानी कि उनको क्या है? अधिकार ज्यादा मात्रा में दे देता है। वो क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। अपनी लैंग्वेज में ये बोल सकते हो आप कि ऊपर काम करने वाला है, जो टॉप लेवल है, वो अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों को क्या कर देता है? ज्यादा मात्रा के अंदर अधिकार है वो सौंप देता है। वो क्या कहलाता है? आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है। आगे है आपका विकेंद्रीकरण और जो आपका डेलीगेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन है, उनके अंदर कुछ अंतर दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोला गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन की प्रक्रिया लगभग एक जैसी होने के कारण इन दोनों का अर्थ के बारे में क्या है? कुछ भ्रम बना हुआ है। कभी कभी तो इन दोनों को एक दूसरे के समानार्थ यानी कि समान अर्थ वाले समझ लिए जाते हैं, कभी कभी एक दूसरे को क्या समझ लिया जाता है? अलग अलग समझ लिया जाता है। तो इसके लिए आप क्या समझोगे? एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वो समझोगे और उससे हमें क्या आएगा? ये अच्छे से समझ में आएगा। तो वो एग्जाम्पल किसका है? एक कंपनी का एग्जाम्पल है। जैसे क्या है? एक कंपनी का मुख्य मैनेजर है, उत्पादन विभाग के मैनेजर को अपने विभाग में उन कर्मचारियों को नियुक्ति का काम देता है जिनका वेतन 20,000 से कम है। या ये क्या बोला गया है कि जो मेन मैनेजर है उसने क्या कर दिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये काम दे दिया, मैनेजर को ये काम दे दिया कि आप अपने डिपार्टमेंट में 20,000 से जिसकी सैलरी कम है उन कर्मचारियों को क्या कर सकते हो? नियुक्त कर सकते हो। तो ये क्या हुआ? आपका डेलीगेशन हुआ, यानी कि अधिकार सौंपना। इसके विपरीत कर्मचारियों की नियुक्ति, जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति जो करनी है, अधिकार सभी विभागीय प्रबंधकों को सौंप दिया। यानी कि एक स्पेशल को सौंपा है कि आप यहाँ से यहाँ तक ये कर सकते हो। वो तो क्या हो गया? डेलीगेशन। एक सभी को ये बोल देना कि आप ये कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? आपका विकेंद्रीकरण। आगे इसके कुछ दोनों में दोनों में अंतर दिया हुआ है। ये आप देख लेना कि क्या है। ये समझ में आ गया कि एक सीमा तक तो ये हो गया आपका किसमें? डेलीगेशन के अंदर, और सभी को अलग अलग दे देना क्या हो गया? आपका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। आगे कुछ इंडिकेटर दिए हुए हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के इंडिकेटर क्या है। तो कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया जा सकता है, वेतन में वृद्धि का अधिकार दिया जा सकता है, पदोन्नति का अधिकार दिया जा सकता है, वस्तु मशीनें खरीदने का अधिकार दिया जा सकता है, विक्रय आदेशों को स्वीकार करना या यात्रा जैसे कुछ वे है उनको स्वीकृति करने का अधिकार दिया जा सकता है। यह अधिकार जितने अधिक विभागीय प्रबंधक हैं उन्हें या उनसे नीचे कर्मचारियों को सौंपे जा सकते हैं, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? विकेंद्रीयकरण है उसकी मात्रा अधिक होगी। डायरेक्ट सी बात है। विकेंद्रीयकरण किन किन स्थिति में हो सकता है? कर्मचारी नियुक्ति के संबंध में हो सकता है, अगर वेतन बढ़ाना है वहां से हो सकता है, प्रमोशन से हो सकता है, वस्तु खरीदनी है उनसे हो सकता है। ये सब किस में आएगा? आपका विकेंद्रीयकरण में। और ये जितना ज्यादा डिपार्टमेंट में सौंपा जाएगा उतना ही ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा। अगला टॉपिक है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन को इफेक्ट करने वाले घटक या एलिमेंट्स कौन कौन से। सबसे पहले आएगा आपका साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस का आकार। अगर बिजनेस बड़े लेवल का है तो वहाँ विकेंद्रीकरण ज़्यादा होगा, अगर बिजनेस छोटे लेवल का है तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन है वो कम होगा। मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से क्या होगा कि मैनेजमेंट दो तरह के होते हैं, एक आपका तानाशाही होते हैं, दूसरे आपके प्रजातांत्रिक होते हैं। अगर आपके मैनेजर क्या है? तानाशाही है तो डिसेंट्रलाइजेशन कम होने देंगे। अगर वो क्या है? प्रजातांत्रिक है तो वो क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन है वो ज़्यादा होगा। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपकी संस्था है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, या फिर आप कह सकते हो कि जिसका
शुरू से ही विकास है जो बड़े पैमाने पर बनाई गई है, तो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है वो ज़्यादा होगा। अगर आपके बिजनेस ने धीरे 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 करके क्या किया है, डेवलपमेंट किया है, तो डिसेंट्रलाइजेशन है वो कम होगा। योग्य अधीनस्थ है आपके, वो अगर उपलब्ध है, यानी कि जो कर्मचारी है काम करने वाले वो योग्य है, एजुकेटेड है, तो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा। अगर कर्मचारियों की योग्यता या उनमें ट्रेनिंग की कमी है तो क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन है वहाँ कम होगा। टेक्निक, अगर हम न्यू टेक्निक के साथ डेवलपमेंट हो रहे हैं तो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है वो ज़्यादा होगा। अगर टेक्निक के साथ हम नहीं बदल रहे तो डिसेंट्रलाइजेशन है वो कम होगा। जोखिम, अगर आपके अंदर क्या है, कोई निर्णय है या जो रिस्क है वो उठाने की क्या है आपके अंदर सहन शक्ति है, डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा मात्रा में कर सकते हो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो डिसेंट्रलाइजेशन है कम होगा। यानी कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि कोई काम है वो हम नहीं कर सकते, रिस्क के अंदर नहीं कर सकते, तो डिसेंट्रलाइजेशन है आप क्या करोगे, कम मात्रा में करने की कोशिश करोगे। आगे क्या है आपका विविधीकरण की सीमा, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जितना अधिक आपका कारोबार है वो फैल रहा है या आप जितना ज़्यादा बिजनेस को बढ़ा रहे हो तो डिसेंट्रलाइजेशन आप ज़्यादा मात्रा में करोगे। अगर आपके उत्पादन की इकाइयाँ कम मात्रा में है, यानी कि आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो डिसेंट्रलाइजेशन है वो कम होगा। सरकारी हस्तक्षेप, जहाँ पर जितना ज़्यादा गवर्नमेंट का हाथ है बिजनेस के अंदर आएगा, गवर्नमेंट जितना ज़्यादा हस्तक्षेप करेगी विकेंद्रीकरण कम होगा। और जहाँ पर जिस बिजनेस में गवर्नमेंट की क्या है इंटरफेरेंस है वो कम होगी, कम होगी, तो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है वो ज़्यादा होगा। आगे है आपका गतिशील एनवायरनमेंट, यानी कि जो वातावरण है वो क्या है आपका गतिशील है। कारोबार में क्या है, टेक्निक वगैरह बाजार वगैरह की मांग में लगातार क्या हो रहा है परिवर्तन, यानी कि टाइम टू टाइम बिजनेस है वो बाजार के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है चल रहा है, तो विकेंद्रीकरण ज़्यादा होगा। अगर आप ट्रेडिशनल वे में अपना बिजनेस चला रहे हो तो डिसेंट्रलाइजेशन है वो कम होगा। नीतियों में समरूपता की आवश्यकता, विकेंद्रीकरण की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उच्च प्रबंधक यानी कि अपर जो लेवल है आपका वो क्या है, समरूपता का कितना महत्व देता है। यदि सभी विभाग एक जैसी नीतियां बनाना शुरू कर दें, यानी कि सारे जो डिपार्टमेंट है उनकी नीतियां अगर एक जैसी है, डिसेंट्रलाइजेशन कम होता है। अलग अलग है तो वहाँ हमें अलग अलग क्या करना पड़ेगा, नियम है जो राइट्स है वो सौंपने पड़ेंगे। अगला हमारा है विकेंद्रीकरण के सिद्धांत या इफेक्टिव, जो आपके विकेंद्रीकरण को बनाने वाले प्रभावित तत्व कौन कौन से। सबसे पहला है गुड डेलीगेशन, आपकी डेलीगेशन जितनी अच्छी होगी आपका बिजनेस है वो क्या जो आपका विकेंद्रीकरण है वो क्या होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। यानी कि इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो अधिकार सौंपने वाले आपके अधिकारी है वो डेलीगेशन के बारे में क्या कर ले, पहले से पूरी डिटेल ले ले, उसके बाद ही क्या करे, जो आपके डिपार्टमेंट के मैनेजर वगैरह है उनको अच्छे से ट्रेन करे और उसके बाद ही उन्हें राइट्स दे, तो क्या होगा आपका डेलीगेशन है वो अच्छे से होगा। संदेश वाहन और समन्वय का सिद्धांत, यहाँ यह देखा जाता है कि हमने सभी डिपार्टमेंट को अलग अलग राइट्स दे दिए तो वो क्या करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे और जो आपका मेन मैनेजर है उसकी बात नहीं मानेंगे। तो इसके लिए कौन सा सिद्धांत है आपको अपनाया जाना चाहिए, संदेश वाहन एवं समन्वय है उसका सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एडिकेट कंट्रोल, कि आपके जो भी है उपयुक्त नियंत्रण का सिद्धांत है। विकेंद्रीकरण का अर्थ ये नहीं होता कि उच्च स्तर के प्रबंध निम्न स्तर को निर्णय लेने के लिए अधिकार सौंप दे और स्वयं अलग हो जाए। इसका यह बोल रहा है कि अगर आपने क्या कर दिया, निम्न लेवल वालों को क्या दे दिया, अधिकार दे दिया, तो जो मेन मैनेजर है वो चुपचाप ऐसे नहीं है कि वहाँ बैठ जाए, उसको क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम सभी विभागों का काम देखना चाहिए। अगर वो अपने राइट्स का गलत उपयोग कर रहे हैं तो उनके प्रति क्या करनी चाहिए, उनको कार्यवाही है वो करनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या है कि मेन कंट्रोल किसका होगा, मेन मैनेजर का ही होगा। केंद्रीकृत विकेंद्रीयकरण का सिद्धांत,
अगला क्या आता है, केंद्रीकृत विकेंद्रीयकरण का सिद्धांत हमें क्या बोलता है कि विकेंद्रीयकरण कभी विकेंद्रीयकरण से अलग नहीं हो सकता, यानी कि केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण क्या है, विकेंद्रीयकरण है वो केंद्रीयकरण से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में एक केंद्रीय कार्यालय यानी कि सेंटर, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन देख लो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो, तो उसका एक क्या होता है, सेंट्रल जोन होता है ना, सेंट्रल ऑफिस जिसको आप बोलते हो, तो पूरे संगठन को क्या करता है, बांध कर रखता है। तो ये बोलता है कि कितना ही विकेंद्रीकरण कर लो, वो बंधा किससे होगा, आपका सेंटर से बंधा होगा। अगर आपने कोई डिसीजन लेना है, उसका 95% किसको दे दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट को दे दिया, परंतु जो 5% बच गया, मेन चीज़ें तो उसी में रह जाती है, तो वो किसके अधीन होगा, आपके केंद्र के अधीन होगा। आगे आता है हमारा उपयुक्त अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि विकेंद्रीकरण में कर्मचारी एवं उच्च प्रबंधक है, उनके मध्य की जो है दूरी हो जाती है। एक तो रोज 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 आप मिलो और उनको अपने अपने जो डिपार्टमेंट है उनको ऑर्डर दो, उनको कोई काम है वो बताओ अच्छे से। एक आपने उनको ये अधिकार दे दिया, तो ये तो नहीं है कि आप रोज रोज उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, तो इसके अंदर ये क्या हो जाता है, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि विकेंद्रीकरण को अगर सफल बनाना है आपको, तो जो अपर आपके मैनेजर है उनके द्वारा कर्मचारियों की सफलता पर क्या करना होगा, उन्हें क्या कोई प्राइज वगैरह देकर मोटिवेट करना होगा, ताकि उनका उत्साह है उसके अंदर कमी ना आए। न्यूनतम हस्तक्षेप का सिद्धांत। न्यूनतम हस्तक्षेप विकेंद्रीकरण का आधार होता है। अधिकार सौंपने के बाद कर्मचारी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि आपने अधिकार दे दिया, आप ये कर सकते हो, आगे वो आपका जो आपके नीचे काम करने वाला कर्मचारी है वो किस तरह से अपना काम कर रहा है, आपको सिर्फ काम से मतलब होना चाहिए, उसके वे से नहीं होना चाहिए। और वे कब तक उसका कि किसी का शोषण ना हो। अगर वो शोषण करके करवा रहा है तो मेन मैनेजर है वो क्या कर सकता है, अधिकार वापस ले सकता है। अगला टॉपिक है हमारा विकेंद्रीकरण के लाभ या महत्व। विकेंद्रीकरण के लाभ कुछ दिए हुए हैं, उनसे पहले एक आप यह देखो कि विकेंद्रीकरण के महत्व में क्या कहा जा सकता है कि प्रश्न में यह नहीं है कि विकेंद्रीकरण किया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि विकेंद्रीकरण कितनी मात्रा तक हो। अगर ये आ गया आपसे, ये लाइन आपको दी हुई मिल गई कि प्रश्न यह नहीं है कि विकेंद्रीकरण किया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि विकेंद्रीकरण की कितनी मात्रा हो, एक्सप्लेन करें, तो इसमें इवेल्युएशन ऑफ आपको डिसेंट्रलाइजेशन लिखना होगा। और इवेल्युएशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में क्या आता है, आपका लाभ और हानियां आती है। आगे हम देखेंगे इसके लाभ क्या है। क्या है इसके लाभ कि उच्च अधिकारी है उनके अत्यधिक कार्यभार से मुक्ति, यानी कि ऊपर कि जो आपके अधिकारी हैं, मेन प्रबंधक है, वो क्या कर देते हैं, अपने से नीचे काम करने वाले को उनके अधिकार दे देते हैं, ड्यूटी दे देते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, कार्यभार है वो कम हो जाता है। डिवर्सिफिकेशन फैसिलिटी क्या होती है आपकी कि इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि एक व्यक्ति का नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ होता है, बल्कि इसकी एक सीमा भी होती है। यहाँ सीमा का अभिप्राय व्यवसाय के आकार से यथार्थ, जब तक व्यवसाय का आकार छोटा है, उच्च स्तर पर सभी अधिकारों को केंद्रित करके व्यवसाय में कुशलतापूर्वक चलाया जा सकता है। डायरेक्ट सी ये बात है, अगर बिजनेस छोटा है, क्या है, बिजनेस छोटा है, तो क्या है, एक व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है। जैसे 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 बिजनेस बढ़ता गया तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हो जाता है कि जो एक व्यक्ति पर बर्डन है वो कई लोगों के अंदर बंट जाती है। प्रबंध का विकास। निम्न स्तर के प्रबंधक को अपने कार्यों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाता है। इस तरह से क्या होगा, निर्णय लेने के अवसर प्राप्त होने से सभी स्तरों पर क्या हो जाएगा, ज्ञान उपलब्ध होगा अनुभव के अंदर, यानी कि उनका एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। तो ऐसे मैनेजमेंट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। कर्मचारियों के मनोबल में क्या होती है, वृद्धि होती है। कैसे, उनको हमने राइट्स दे दिया,
वो भी ये उनकी एक अलग पहचान बन जाएगी। वो भी ये सोचेंगे कि हाँ, हमारे लिए, हमें भी बिजनेस में कुछ समझा गया है, हमें भी कोई राइट्स दिए गए हैं, हम भी ये कर सकते हैं। उनकी पहल क्षमता है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उनके निर्णय लेने के अंदर मनोबल बढ़ जाता है। आगे कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं, उनको आप एक बार जल्दी जल्दी देख लेना। जैसे शीघ्र और श्रेष्ठ निर्णय जल्दी हो जाता है, प्रभावपूर्ण नियंत्रण हो जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया तो कंट्रोल करना आसान होता है, आपसी सुधार अच्छे होते हैं, पहल क्षमता यानी कि कर्मचारियों को कोई अच्छी पॉलिसी या अच्छी कोई नॉलेज है तो उसके बारे में वो बता सकता है, अलग अलग प्रॉफिट सेंटर है वो बन जाते हैं, बाजार का विस्तार होता है। आगे कुछ हानियां दी हुई है, अगर किसी चीज़ के प्रॉफिट है तो उसके कुछ लॉस भी है, तो हम आगे हानियां पढ़ेंगे। सब ऑर्डिनेट है यानी कि जो नीचे कर्मचारी काम करते हैं उनकी योग्यता पर निर्भर बन जाते हैं। हमने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारे नीचे जो काम कर रहे लोग हैं वो कितने योग्य है उस काम के। कई बार इतना बड़ा काम सौंप दिया जाता है परंतु जो कर्मचारी है वो उसको नहीं कर सकता, तो ये किस पर आपका निर्भर है, योग्यता कैसी है। सहयोग में कमी होती है, सभी डिपार्टमेंट आपके अलग अलग क्या होने के कारण, इकाइयाँ होने के कारण उनका प्रबंध अपने ही विभाग की प्रगति के बारे में सोचता है, ना कि वो पूरे बिजनेस को लेकर, इसलिए एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। निर्णय ये जो आपने डिसीजन लिए है वो जरूरी नहीं है कि क्या हो, आपके एक रूपता हो, महंगा हो जाता है। सारे डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेंगे तो कॉस्टली बन जाता है और कंट्रोल करना आसान नहीं होता। आगे इसको आप क्या देखोगे, अच्छे से देखोगे। +2 के लिए और वनडे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। केंद्रीयकरण क्या होता है, केंद्रीयकरण नाम से पता चल रहा है सेंटर, यानी कि पूरा काम किसके हाथ में, सेंटर के, यानी कि उच्च प्रबंधक है उसके हाथ में होना क्या कहलाता है, आपका केंद्रीयकरण कहलाता है। जब निर्णय लेने का अधिकार का प्रयोग अधिकतर उच्च अधिकारियों को किया जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाता है, 95% और 5% वाला। 95% तो ये अपने पास रखेंगे और 5% का डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या था कि 95% तो आपका क्या हो रहा था, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था और 5% सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। तो इसको आप क्या सेटअप भी बोल सकते हो या फिर केंद्रीयकरण भी बोल सकते हो। कुछ लाभ और हानियां दी हुई है इसकी। इंडिपेंडेंट सेटअप बन जाता है, यानी कि किसी के दबाव में नहीं रहता बल्कि अपने कोई भी चाहे सबऑर्डिनेट हो, किसी की इस पर निर्भरता, किसी पर इसकी निर्भरता नहीं रहती, अपने डिसीजन स्वयं लेता है। मोर कोऑर्डिनेशन, अधिक समन्वय बन जाता है क्योंकि सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है वो यूनिटी के रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, आपके अपर लेवल के। और क्या बन जाएगा, ऐसे सहयोग बन जाएगा, एक रूपता आएगी, सस्ती पड़ जाएगी, आपकी विशेषज्ञ है उनका लाभ मिलेगा और अधिक कंट्रोल है कर पाओगे। यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की हानियां थी वो सेंट्रलाइजेशन की क्या है, प्रॉफिट है। आगे इसके कुछ दोष दिए हुए हैं। उच्च अधिकारियों पर अत्यधिक भार है, उसके लाभ थे वो इसके हानियां बन जाएंगे। और ये आप किसी में देख लेना, कोई भी पॉइंट उठा लो आप और दो के बीच में तुलना हो रही है तो एक के लाभ है वो दूसरे की हानियां हैं और दूसरे की हानियां है वो पहले के लाभ है। तो इसी तरह इसमें बने हुए हैं। तो उच्च अधिकारी यानी कि एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, सभी को एक व्यक्ति द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो उसके ऊपर बर्डन क्या है, ज़्यादा होगी। आगे क्या है, सैमिक पैदा करने वाली व्यवस्था। इसमें क्या है, सभी अधिकारों का प्रयोग केवल उच्च सतर है वो ही कर रहा है, तो जो निम्न सतर और मध्य सतर है उसका विकास नहीं हो पाता। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, उन्हें सैनिकों के रूप में ही समझा जाता है, प्रबंधक के रूप में नहीं। तो ये बन जाता है, मनोबल में कमी आती है, डिसीजन एक व्यक्ति द्वारा सारा ही काम किया जा रहा है तो लेट हो सकता है, आपस के अंदर झगड़े की संभावना होती है, पहल क्षमता आदि का यहाँ पर क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। ये सब क्या था आपका, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। दोनों के अंदर
अंतर दिया हुआ है। यहाँ इतने से ये टॉपिक आपका कवर हो सकता है अगर कोई अच्छे से करने वाला हो तो। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सारा काम कौन करता है, टॉप लेवल करता है, और इसके अंदर सभी अधिकार किसके अंतर्गत आ जाते हैं, नीचे वाले अधिकारों यानी कि मध्य सत्र और निम्न सत्र को सौंप दिया जाता है। यहाँ पर अधिक कार्यभार होता है, सेंट्रलाइजेशन में कम कार्यभार होता है, निर्णय है वो जल्दी से लिए जाते हैं। और सेंट्रलाइजेशन है वहाँ निर्णयों के अंदर क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, फॉर्मिटी होती है, और यहाँ पर एक रूपता, सेंट्रलाइजेशन में एक रूपता होती है और डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं होती। इसमें क्या होता है, नियंत्रण के अंदर ज़्यादा सहयोग होता है, यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होने के कारण सहयोग में कमी आती है। सेंट्रलाइजेशन में अधिकारियों का कार्यभार यानी कि जो एक ही डिपार्टमेंट ये सारा काम कर रहा है तो उसका भार बढ़ जाएगा, यहाँ अलग अलग है तो भार कम हो जाएगा। यहाँ सेंट्रलाइजेशन में कर्मचारियों का विकास नहीं हो पाता क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा किए जा रहे हैं, दूसरों को मौका नहीं मिल रहा, और यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण विकास होता है। सेंट्रलाइजेशन में औद्योगिक झगड़े हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पर औद्योगिक झगड़े नहीं बनते क्योंकि हर डिपार्टमेंट को अलग अलग काम सौंपा जाता है तो सभी अपने काम को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है, छोटा बिजनेस है तो वहाँ सेंट्रलाइजेशन उपयोगी है, डिसेंट्रलाइजेशन बड़े बिजनेस में उपयोगी है। और बाजार का विस्तार किस में नहीं हो पाता, सेंट्रलाइजेशन में नहीं हो पाता, और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बाजार है उसका विस्तार होता है। तो यहीं से आप पूरा कवर कर सकते हो इतने ही पॉइंट से। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।